हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 9th ऑफ नवंबर 2020। तो आज है तारीख 9 नवंबर 2020 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। और गाइस अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर वहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। नहीं मिलता है चैनल कोई बात नहीं, इस चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक को क्लिक करो और जाकर वो चैनल ज्वाइन कर लो। इस चैनल पर आप लोगों को डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ जो हमारे करंट अफेयर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, उसका बैकग्राउंड एनालिसिस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे न्यूज़पेपर में इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में बताया गया है, बट डीपली नहीं बताया गया। तो आपको एक स्टैटिक पोर्शन, एक बैकग्राउंड एनालिसिस जहाँ से क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप के बारे में, ये कैसे कैसे कौन कौन से सेक्टर में किस किस तरीके के इन दोनों के बीच में रिलेशंस हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सपोर्ट दिखाना है चैनल को सब्सक्राइब करके। नाउ अब जैसा कि हम लोग डेली कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, उन सभी के आप लोग नीचे आंसर बताते हो कमेंट सेक्शन में। उसी तरीके से आज भी कुछ क्वेश्चन लेंगे। नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा आज का जो पहले क्वेश्चन है, देखो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, इसरो ने ये सैटेलाइट लॉन्च करी है, तो क्या फ़ायदे होंगे, ये सैटेलाइट का क्या मकसद है, ये आप लोगों को बताना है। कल मैंने आप लोगों को बताया था डिटेल में कि ये जो सैटेलाइट है किस लिए है, तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को और क्या पर्पज़ है इसका, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, जैसा कि डेली हम लोग मैप बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं कि आप लोग सब लोग जाके मैप में देखना। आज हम लोगों ने कल लग्जमबर्ग पढ़ा था, आज हम ल्यूथेनिया को देखेंगे। ल्यूथेनिया को जाकर आप लोग सभी लोग जाकर मैप में ज़रूर देखना। और जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ल्यूथेनिया की, उन सभी नेबरिंग कंट्रीज़ का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों ने जाकर इसे मैप में देखा है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेली हम लोग मैप में भी कवर करते हैं कहाँ कहाँ पर ये कंट्रीज़ आती हैं। ओके, जो न्यूज़ में होता है उसे ही हम लोग डेली कवर करते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। पेज नंबर 1 पे आप लोगों को ये आर्टिकल दिखेगा, फालतू का आर्टिकल है हमारे, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। आप लोगों को पता होगा, कल मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट हो चुके हैं। कौन है? जो बाइडन फाइनली जो है अब यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। कल मैंने एक और बात बोली थी कि अब इसी के रिगार्डिंग आर्टिकल देखो, अब जो बाइडन इलेक्ट हो चुके हैं तो यही वाले आर्टिकल काफ़ी समय तक न्यूज़पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इस पे भी स्किप करना पड़ेगा। पॉलिटिकल न्यूज़ पे ज़्यादा मत घुसो, ज़्यादा ये फालतू की न्यूज़ पे मत घुसना, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम वेस्ट करने वाला है आपका। तो जो जो बाइडन है उन्होंने प्लेज ली कि अब यहाँ पर अमेरिका को कंटिन्यू करेंगे, यूनाइट करेंगे अमेरिका को। ओके, तो उसी के बारे में आर्टिकल है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप याद रख सकते हो, पढ़ सकते हो अपने लिए। ठीक है, आपने एज अ जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, बट यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा वो पुराना सा उटपटा आर्टिकल, वही दिल्ली में की जो अभी क्या हुआ है, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आया है, तो उसी को देखते हुए बोला गया कोई रिलीफ नहीं है दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की कंडीशन को लेकर, क्योंकि एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा सीवर कैटेगरी में पहुंच चुका है। हम लोगों ने डिस्कस किया था, सीवर कैटेगरी में पहुंच चुका है। अब ये कैटेगरी कौन इंडिकेट करता है, किसके थ्रू ये कैटेगरी दी जाती है एयर पॉल्यूशन को? वो दी जाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स को। ये हमने 2 दिन से नहीं पढ़ा तो आज पढ़ेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये कैटेगरीज प्रोवाइड करवाता है कि सीवर कैटेगरी है, पुअर क्वालिटी है, वेरी पुअर कैटेगरी है, ठीक है, गुड कैटेगरी है। ये सारी चीज़ें एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू हमें पता चलता है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, वो है हमारा सफ़र। ठीक है, ये सफ़र क्या है, इन दोनों ही चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जब भी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिस्कस करते हैं तो सफ़र को भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट उतना ही ज़रूरी है। नाउ चलो बढ़ते हैं आगे और इन दोनों का डिटेल में डिस्कशन करते हैं। टेलीग्राम पर आप लोगों को इनके बारे में डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, ये एक इंडेक्स है फॉर रिपोर्टिंग डेली एयर क्वालिटी। ठीक है, आप सभी को पता होगा, मैं काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ कि जो डेली एयर क्वालिटी होती है उसको मेजर करने के लिए हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स बना है। डेली बेसिस पे ये कंडक्ट कराया जाता है, फोकस करता है हेल्थ इफेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ये कैलकुलेट कैसे करता है, कि देखो जो हमारी एयर है उसके अंदर कैलकुलेट करे जाते हैं 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स को, 8 मेजर केमिकल सब्सटेंसेस को कैलकुलेट करा जाता है। उसके थ्रू बताया जाता है कि हाँ एयर की क्वालिटी किस टाइप की है।
ना जो AQI है ये कैलकुलेट करा जाता है 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स के लिए। एंड वो 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। ठीक है, ये सारे हमारे 8 पॉल्यूटेंट्स हो गए। इनके बेसिस पे चेक करा जाता है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एयर। ओके, किस टाइप की क्वालिटी है। नाउ अब यहाँ पर इन सबको देखने के बाद एक कलर इंडिकेशन दिया जाता है, यानी कि अगर एयर के अंदर, हवा के अंदर ये केमिकल सब्सटेंसेस ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है या कम मात्रा में प्रेजेंट है तो उसको कैसे बताया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये इंडेक्स बना दिया गया है। अगर हवा में, एयर में ये केमिकल पॉल्यूटेंट्स नहीं प्रेजेंट है तो उसको एक ग्रीन कलर का इंडिकेशन दे दिया जाएगा, यानी कि एयर की जो क्वालिटी है वो गुड है, बढ़िया है, गुड कैटेगरी में आती है। नाउ अगर एयर के अंदर थोड़े बहुत केमिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं तो उसे हम लोग सेटिस्फैक्ट्री का इंडिकेशन दे देते हैं। फिर उसके बाद अगर उसके अंदर थोड़े और ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं, थोड़े और ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो उसको पिंक कलर का इंडिकेशन दे दिया जाता है। जिस भी जगह की एयर क्वालिटी में जितना ज़्यादा जितना कम केमिकल सब्सटेंसेस मिलेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर ये कलर का इंडिकेशन दिया जाता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ो तो अगर यहाँ पर केमिकल सब्सटेंसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं एयर में तो क्या होगा, उसको येलो कलर का इंडिकेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर येलो कलर का इंडिकेशन देखोगे यानी कि इसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस, पॉल्यूटेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और ये पॉल्यूटेंट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। लंग डिजीज़, हार्ट डिजीज़, अस्थमा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हो जाती हैं अगर ये एयर में इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है तो। क्योंकि आप लोग इसी गंदी सी डर्टी हवा को इनटेक करोगे, उसे अंदर खींचोगे तो वो आपको बॉडी में जो है सारे के सारे केमिकल पॉल्यूटेंट सारे बॉडी में आपके जाएंगे और आपके ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करना चालू करेंगे। ओके, नाउ अगर थोड़ी और ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं तो उससे दिया जाता है रेड कलर का। और अगर उससे भी ज़्यादा खतरनाक हवा है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो डार्क कलर का इंडिकेशन, डार्क रेड कलर का इंडिकेशन दिया जाता है। नाउ यहाँ पे जो डार्क रेड कलर का इंडिकेशन है वो इस समय सीवर कैटेगरी में है, यानी दिल्ली में ये वाला दे चुके हैं, ये वाला इंडिकेशन दे चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन देखा गया और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एयर पॉल्यूशन है वहाँ का। ओके, नाउ एक और बॉडी आती है साथ ही साथ में, सफ़र। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इसको भी डिस्कस करेंगे। अब ये जो सफ़र बॉडी है बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में अगर आप लोग यूपीएससी का सिलेबस खोलोगे तो दो टॉपिक्स मेन आते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। टेंशन मत लेना, मैं जल्दी यूपीएससी का सिलेबस के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा, डिटेल्ड एनालिसिस, जो कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा प्रोवाइड नहीं करा गया होगा। एक एक टॉपिक बताऊंगा जीएस पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ओके, सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, बट मुझे अभी यहाँ पर टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी, मुझे और चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो मैं यहाँ पर ये सिर्फ 2 वीडियो कंडक्ट कर पाता हूँ अपने चैनल पर इस समय। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं कुछ ना तो कुछ, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठता बिल्कुल भी, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं कोई वीडियो बना देता हूँ। जैसे आप लोगों को मिल जाती होगी चैनल पर, बीच बीच में कभी कभी सेपरेट टॉपिक बना देता हूँ। जैसे मैंने अभी रिसेंटली मिशन सागर के बारे में बनाया था, तो ऐसे टॉपिक्स मैं बनाता रहता हूँ अगर मेरे को टाइम मिलता है तो। जब मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं अपनी ये दोनों वीडियो कंडक्ट करता हूँ, जैसे तैसे मुझे कंडक्ट करनी पड़ती है। ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि उन यूपीएससी सिलेबस के ऊपर, तो मैं जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, वेन एवर आई विल गेट टाइम। ओके, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ओके, क्योंकि मेरे पास पीपीटीज़ वगैरह काफ़ी हद तक मेंटेन है, सब कुछ मेरे पास तैयार है, क्योंकि मेरे को टाइम मिलता है तो मैं खाली नहीं बैठता, करता रहता हूँ उसमें। तो मेरे को काफ़ी चीज़ें मेरी तैयार है, बस खाली मुझे रिकॉर्डिंग ही करनी है एक तरीके से, तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। ओके, नाउ बात करते हैं यहाँ पर सफ़र के बारे में। सफ़र की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि इंट्रोड्यूस करा गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। ठीक है, ताकि जो क्या करा जा सके, एयर क्वालिटी को मेजर करा जा सके इन दी मेट्रोपॉलिटन सिटी में। अब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी होती हैं? बड़ी बड़े शहर, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहर में जो एयर क्वालिटी है उसको मेजर कौन करता है? ये मेजर करा जाता है सफ़र के द्वारा। और मेजर करने के बाद किस तरीके से मेजर करा जाता है? मेजर करने के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स का यूज़ करके कलर इंडिकेशन दिया जाता है। ओके, कलर इंडिकेशन दिया जाता है कि कौन से कैटेगरी में हमारी जो एयर है वो स्टैंड करती है। ओके, नाउ ये सिंपल सा फंडा है। अब ये यहाँ पे ये भी याद रखना, जो सफ़र मेथड है, ठीक है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, इंडिजीनियसली डेवलप करा है। और किसने डेवलप करा इसे? IITM ने, जो कि पुणे में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने। ओके,
ना उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर, वो है कि देखो ये जो सफ़र सिस्टम है ये मॉनिटर करता है सारे के सारे वेदर पैरामीटर्स, यानी कि चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे नमी हो एटमॉस्फेयर में, हवा की कितनी स्पीड है, हवा की कौन सी डायरेक्शन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं या नहीं है, सोलर रेडिएशंस हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर लेता है हमारा सफ़र। एक तीर से काफ़ी सारे निशाने, दो निशाने नहीं, काफ़ी सारे निशाने, ओके। ना उसके बाद पॉल्यूटेंट्स को भी मॉनिटर करता है। कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं जैसा कि हमला हमारा AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर करता है, वैसे ही यहाँ पर सफ़र भी मॉनिटर करता है। और वो पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन। बेंजीन इंपॉर्टेंट था, अभी 2019 में जो बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। टोलिन, जाइलिन और मरकरी, ठीक है, ये सारे हमारे हो गए पॉल्यूटेंट्स। नाउ अब यहाँ पर एक सेकेंड, अब जो ये सफ़र सिस्टम है हमारा, इससे काफ़ी सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, कॉस्ट सेविंग बेनिफिट मिल सकते हैं काफ़ी सारे सेक्टर्स को, जैसे कि एग्रीकल्चर, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म। क्योंकि यहाँ पे हवा का बहुत बड़ा खेल है, तो यहाँ पर इन सबको बेनिफिट मिल सकते हैं काफ़ी सारे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, क्योंकि ये सब जो है एयर क्वालिटी से अफेक्ट करते हैं, वेदर से अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सफ़र सिस्टम क्या करता है, मेजर करता है इन सब चीज़ों को, फोरकास्ट करता है किस तरीके का वेदर रहने वाला है, नहीं रहने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग दूसरा स्टेप उठा सकते हैं। ओके, नाउ कंप्लीटेड। ये लंबा टॉपिक हो जाता है डेली बेसिस पे, अगर जब भी आता है एयर क्वालिटी के बारे में, तो जिससे मालूम है वो अपना स्किप करना। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये नज़र आएगा, कॉप्स कमांडर टॉक वर कैंडिडेट कंस्ट्रक्टिव। अभी यहाँ पर इंडिया चाइना के बीच में कमांडर लेवल टॉक्स कंटिन्यू हैं, लगातार चल रही हैं। अभी रिसेंटली एक टॉक हुई है, तो अभी यहाँ पर एक दूसरी टॉक्स होने वाली है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये दूसरी टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ अभी देखोगे आप लोग, जो 8th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक थी इंडिया और चाइना के बीच में, वो फ्राइडे को कंडक्ट कराई गई। नाउ अब यहाँ पे ये दोनों मिलकर एक और दूसरी टॉक के ऊपर बढ़ने वाले हैं, दूसरी टॉक के ऊपर बात करेंगे। ये जो LAC है इस पे डिसंगेजमेंट करने के लिए, क्योंकि जो सारा का सारा बवाल हुआ है इंडिया और चाइना को लेकर, वो LAC पर उठा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। क्योंकि जो चाइना है वो कहाँ पर घुसकर आया था, LAC में, और LAC में काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला। और आपको पता होगा कि ऐसा भी टाइम आया था अभी जून के टाइम में, शायद मे बी 20th जून था या 15th जून था। तो उस दिन क्या हुआ था, हमारे 20 सोल्जर शहीद हो गए थे। तो उसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी सारी चर्चा करी गई थी न्यूज़पेपर में, मैंने आपको काफ़ी बार बताया था, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुका है इंडिया और चाइना के बीच में। नाउ यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ये तो याद रखना, एक और कमांडर लेवल टॉक होने वाली है, बट एक और इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट LAC, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हालांकि बहुत से लोगों को पता होगा, मैंने काफ़ी बार बताया है। ओके, नाउ अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो LAC जो है वो एक डिमार्केशन है जो कि सेपरेट करती है इंडियन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी को। समझ गए होगे, सिंपल है। LAC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एक डिमार्केशन, एक फिक्स्ड पॉइंट है बॉर्डर टाइप का, जो कि सेपरेट करती है, इंडिया अपनी जगह पर रहे, चाइना अपनी जगह पर रहे, इन दोनों को सेपरेट कर देती है। तो ये होती है हमारी LAC। ओके, नाउ यहाँ पर अब लोग आपको देखने को मिलेगा जो LAC है, इंडिया कंसीडर करता है LAC को 3488 किलोमीटर्स लॉन्ग, चाइना कंसीडर करता है 2000 किलोमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे जो ये LAC है इसको 3 सेक्टर के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, और वो 3 सेक्टर कौन कौन से हैं, ईस्टर्न सेक्टर, ओके, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर में जो है इनको डिवाइड कर दिया गया है। ईस्टर्न सेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले एरिया में, मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में, वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख वाले एरिया में, वेस्टर्न खंड बोल रहा हूँ, वाह। चलो, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये आप लोगों को मैप में भी नज़र आएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ओके, ये लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हिमाचल वाला रीजन, उसके बाद अरुणाचल वाला रीजन, तो ये हमारे रीजन हो गए, ठीक है। यहाँ यहाँ पर हमारी LAC है। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है यार, एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, देखो, अभी आप लोगों को पता है कि चलो LAC आप लोगों को पता चल गई, इंडिया और चाइना के बीच में LAC कहाँ कहाँ पर है, बट आपको क्या पता है ये कि इंडिया और चाइना के बीच में विवाद, डिस्प्यूट कहाँ कहाँ पे रहता है, तो उसको भी देखो हाथों हाथ, ये भी क्लियर होगा। इंडिया ये हो गया, चाइना ये हो गया, इनके बीच में हमारा डिस्प्यूट कहाँ कहाँ रहता है, ये याद रखना, ओके।
सबसे पहला अक्साई चीन वाले एरिया में। अक्साई चीन वाले एरिया में इंडिया चाइना के बीच में हमेशा से डिस्प्यूट रहता है। ओके, ये जो एरिया ये तो इंडिया का, चाइना ने कब्जा रखा है। ऊपर ये पीओके ये वाला एरिया दिख रहा है, ये भी इंडिया का, ये पाकिस्तान के पास है। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पे एक सेंट्रल सेक्टर है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है दोनों को मिलाकर। नाउ ईस्टर्न सेक्टर में भी दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहता है। गलती क्या करता है, चाइना बार बार घुसने की कोशिश करता है। चाइना सोचता है कि मैं ये भी टेरिटरी कब्जा लूँ, ये भी टेरिटरी कब्जा लूँ। ओके, नाउ पेज नंबर 6 पे एक और छोटा सा आर्टिकल दिखेगा। इस आर्टिकल पे एक चीज़ है जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है अब की बार। वो है हूच। क्या आप लोगों को पता है हूच के बारे में? पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, क्योंकि मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, हूच जो होती है वो हमारी इलिसिट लिकर होती है। ठीक है, इलिसिट लिकर, अवैध तरीके से बनाई हुई दारू। ठीक है, आप कह सकते हो जो गलत तरीके से बनाई हुई दारू जो होती है, जिसके पास लाइसेंस नहीं होता, तो ये बहुत गलत तरीके से बनाता है। ठीक है, अब गलत तरीके से बनाता है तो इसके अंदर कुछ केमिकल प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं और जो है डेथ तक हो जाती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में हूच की वजह से 21 लोगों की डेथ। और जब हमने कवर किया था 1.5 महीने पहले, तो लगातार एक ही बार में 100 जनों की डेथ हुई थी। ठीक है, इस हूच की वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हूच को भी, तो हूच भी पढ़ लेना इसके बारे में, जो मैंने डिटेल में टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया है कि हूच है क्या बेसिकली। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को नजर आएगा, गुवाहाटी जू एक नया होम बन चुका है फॉर द रेस्क्यूड एग्जॉटिक एनिमल्स के लिए। देखो कौन कौन से एनिमल, जैसे कि मकाओज हो गया, कैपुचिन हो गया, मंकीज हो गए, इवन कंगारू हो गए, इन सबको स्मगल करा जाता था। ठीक है, इन सबको स्मगलिंग करी जाती थी। इन सब की स्मगलिंग आप समझते होंगे आई होप। तो स्मगलिंग करी जाती थी, तो उन सबको बचाने के लिए, स्मगलिंग से इन जानवरों को बचाने के लिए गुवाहाटी जू है, उसको यहाँ पर एक नया रेस्क्यू होम बना दिया गया है। यानी कि बचा बचा कर सब जानवर को वहाँ पे गुवाहाटी जू में डाल दिया जाएगा। ओके, रेस्क्यू करा जाएगा, उन्हें बचाया जाएगा स्मगलिंग से। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बताऊं कि हम लोगों ने न्यूज़पेपर को हाईलाइट नहीं किया है। ओके, क्योंकि मैंने ये देखा कोई फ़ायदा नहीं है हाईलाइट करने का। ओके, क्योंकि मैं अपने लिए यहाँ पे समझने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हाईलाइट कर देता था, बट मैं आदत डाल रहा हूँ इस तरीके से करने की, क्योंकि कोई उसका कोई इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाईलाइट कर सको। और खासकर मैं ये भी कहूँगा कि जो हाईलाइट करने में न्यूज़पेपर का टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता था। हाईलाइट करने में 25 से 30 मिनट लग जाते थे, आधा घंटा तक लग जाता था, और वहाँ पर उसका कोई बेनिफिट नहीं निकलता था। इस वजह से मैंने हाईलाइट नहीं करा। तो कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर है, हाईलाइट करो या ना करो, मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर उसका कोई बेनिफिट नहीं था। ठीक है, कुछ एक आध बच्चे होते हैं जो पूछते हैं कि हाईलाइट क्यों नहीं करा, तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है हाईलाइट करने का न्यूज़पेपर को। ओके, नाउ यहाँ पर बात करते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर। तो पेज नंबर 11 पे आप लोग को यहाँ पर ये आर्टिकल नज़र आने वाला है, बाइडन सेलेक्ट हो चुके हैं, इलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आर्टिकल। नाउ अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो अब यहाँ पर प्रेसिडेंट बदल रहे हैं, तो हम लोग कुछ रूल्स वगैरह बदलते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग को नज़र आएगा H1B जॉब बेस्ड वीज़ास के ऊपर, क्योंकि अभी तक क्या करा डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कर रखा था, इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे H1B वीज़ा के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके अंदर हम लोग ईज देख सकते हैं, रिलैक्सेशन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं, क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये H1B जॉब वीज़ा होते क्या हैं, तो इसके बारे में डिटेल में देख लो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में यूपीएससी में सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है इंडिया यूएस रिलेशंस के, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ कंट्रीज़, ठीक है, ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम बात करें H1B वीज़ा के बारे में, तो ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो कि अलाउ करता है यूएस कंपनीज जो है, ये वीज़ा इसलिए मिलता है कि ताकि जो यूएस कंपनी है वो एम्प्लॉय करें ग्रेजुएट लेवल फॉरेनर वर्कर्स को इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस रिक्वायर्स। इसमें कौन कौन से यहाँ पे ऑक्यूपेशंस होंगे, यानी कि जो यूएस की कंपनीज़ हैं वो एम्प्लॉय करती हैं, यानी अपनी कंपनी में जॉब्स देने के लिए जो है ये वीज़ा वगैरह दिया जाता है यूएस की कंपनीज़ में।
ओके, यूएस की कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए यहाँ पर ये वीज़ा वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है। अब यहाँ पर ये कौन कौन से सेक्टर में, जैसे कि आईटी, फाइनेंस, अकाउंटिंग, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन एटसेट्रा, तो इन सभी सेक्टर में जो है ये वीज़ा दिया जाता है। ओके, कि भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया जाए, एम्प्लॉय करा जाए बाकी सारे फॉरेनर कंट्रीज़ को। ओके, यूएसए के अंदर तो उसके लिए H1B जॉब वीज़ा दिया जाता है। ओके, H1B वीज़ा, तो याद रखना कि यहाँ पर ये एक वीज़ा है जिसके जिसके लिए यहाँ पे जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करी जाती हैं। ओके, एनी प्रोफेशनल लेवल जॉब जिसमें रिक्वायरमेंट होती है बैचलर डिग्री की और हायर की, तो यहाँ पर ये सब H1B वीज़ा के अंडर में आते हैं। यूएस H1B वीज़ा जो है ये डिज़ाइन करा गया है टू बी यूज्ड फॉर स्टाफ इन स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशन के लिए। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कंपनीज वगैरह में जो वर्क वगैरह ऑक्यूपेशन के लिए मेनली इस वीज़ा को बनाया गया है। ओके, नाउ H1B वीज़ा जो होल्डर्स हैं वो अपने स्पाउस वगैरह को भी ले जा सकते हैं, यानी कि जो उनकी वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड है, उसको ले जा सकते हैं, अपने बच्चों को ले जा सकते हैं अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज टू द यूएस। ओके, नाउ यहाँ पे H1B वीज़ा के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ बढ़ते हैं आगे और इसी के साथ अब चलते हैं अपने एडिटोरियल के ऊपर। ये हमने ख़त्म कर लिया अपना प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स को। नाउ आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल। एडिटोरियल होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी कल जो है यूएस का रिजल्ट आया, इलेक्शन रिजल्ट आया, तो एडिटोरियल उसी के ऊपर ज़्यादातर बेस्ड है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करने वाले। ओके, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्या है, इंडिया और बाइडन को लेकर, कि बाइडन के क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं इंडिया को लेकर। ये चीज़ ऐसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडिया से रिलेट कर लो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट जो वहीं की बात हो रही है तो वो हमारी कोई काम की नहीं है। ओके, नाउ तो यहाँ पे इंडिया और बाइडन को देखेंगे कि यहाँ पे इस एडिटोरियल में क्या बात करी जा रही है। देखो, पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे, अब यहाँ पर चेंज होकर बाइडन आ चुके हैं, तो दोनों के बीच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होगा। ठीक है, बात ये करी जा रही है कि यहाँ पर कोई मतलब जो रिलेशंस हैं वो ज़्यादा ख़राब ना हो इंडिया के। अगर यहाँ पे जो बाइडन सेलेक्ट होते हैं, इलेक्ट हो गए हैं जो बाइडन की सरकार में, जो है इंडिया से रिलेशंस जो है ये ख़राब ना हो, यूएस इंडिया की रिलेशनशिप जो है ऐसे चलती रहें। और यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जैसे इंडिया के लिए आप लोग को सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि जो ईरान के रिलेशन है वो इंडिया के रिलेशन है वो ईरान से अच्छे हो सकते हैं। देखो क्यों, अभी इंडिया ईरान से बातचीत क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इंडिया अभी ईरान के लिए चाबहार पोर्ट में मदद नहीं कर पा रहा। साथ ही साथ ईरान जो है हम लोग को काफ़ी सारा पेट्रोल वगैरह, क्रूड ऑयल जो है एक्सपोर्ट करता है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं ईरान से, तो हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दी सैंक्शंस जो यूएसए ने लगा रखे थे ईरान के ऊपर अंडर दी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। डोनाल्ड ट्रंप सरकार के अंडर में हमने वहाँ पर यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगा रखे थे, जिसकी वजह से इंडिया जो है इतने अच्छे रिलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। ओके, उसमें हम लोग को चेंज देखने को मिलेगा कि वहाँ पर रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि बाइडन क्या कर सकते हैं, जो सैंक्शंस हैं उन्हें ईज कर सकते हैं, उन्हें रिलैक्सेशन दे सकते हैं सैंक्शंस को। ओके, ना उसके बाद जो इंडिया का जीएसपी वाला सिस्टम है तो उसको यहाँ पर इम्प्रूव करा जा सकता है। ओके, यानी कि काफ़ी हद तक जो डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं उसके ऊपर वापस ये काम कर सकते हैं जो बाइडन, वापस उसके ऊपर डिसीजन लेके जो उन्होंने उल्टा सीधा कर रहा है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से आप कह सकते हो इंडिया के फेवर में भी आ सकती हैं वो सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर बाइडन जो हैं वो काफ़ी अच्छे साबित भी हो सकते हैं इंडिया के लिए ना। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं है आर्टिकल में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ से नाराज़ भी हैं, ठीक है, कि यहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से, हालांकि अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखो जो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, उससे यूएसए बाहर आ चुका है। अब हमें यहाँ पे ये भी बदलाव देखने को मिल सकता है कि जो यूएसए है वो वापस जाए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। अब वहाँ पे जाता है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम इंडिया के लिए ये आएगी कि जो इंडिया में कोल वगैरह इस तरह ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसके अगेंस्ट यहाँ पे जो बाइडन कोई स्टेप उठा सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कोल वगैरह का इस्तेमाल करा जाता है, कोयले का इस्तेमाल करा जाता है, तो यहाँ पर हमारे लिए तो यहाँ पे खतरा हो जाएगा कि हम कोयले का करेंगे कि हमारे पास कोयला इतना सारा है, ठीक है। तो जो है यहाँ पर ये थोड़ा बहुत हम लोग को बदलाव देखने को मिल सकता है, ये यहाँ पर बेसिकली कहना है इस आर्टिकल के अंदर में। नाउ चलो नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट एडिटोरियल पेज नंबर 9 पे जो है ये कोविड-19 के बारे में, कोविड-19 क्लाइमेट एंड कार्बन न्यूट्रलिटी। देखोगे आज के टाइम पर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज,
कोविड-19, ये 3 चीज़ें फेमस हैं आज के टाइम पे, सबसे ज़्यादा चल रही हैं 2020 साल में। तो आप कह सकते हो यही सारी चीज़ें चल रही हैं यार। कोविड-19 ने तो रेड़ मार ही दी है। क्लाइमेट चेंज आप देख सकते हो कैसा हो रहा है, पॉल्यूशन तो दबा के हो ही रहा है, आप देखोगे दिल्ली जैसे एरिया में ना। उसके बाद कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर भी बात हो रही है, ठीक है। नाउ बात करेंगे यहाँ पर कि देखो कि यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि जो पैंडेमिक्स वगैरह हैं, ऐसे ऐसे जो पैंडेमिक्स आ जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये सब हमारी गलती है भाई। हम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से पैंडेमिक्स आ रहे हैं। अगर हम लोग अपने आप को संभाल के रखें, हम लोग एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, तो ऐसी चीज़ें आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी। एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करके रखें तो क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन देखने को मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। ओके, पेड़ पौधे ना काटें, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी ऐसी सिचुएशन है जो कि हम लोग खुद ही ह्यूमन बींग्स क्रिएट कर रहे हैं इस अर्थ के ऊपर। ओके, ना उसके बाद इकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो कोविड-19 जैसे यहाँ पर जितने भी पैंडेमिक्स वगैरह हैं, ये सब डेवलप हो रहे हैं ह्यूमन की गलती से। ह्यूमन बींग्स अपने यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टेप उठा रहे हैं जिसकी वजह से ये काम होता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंक्रीजिंग ह्यूमन इंकर्शंस इनटू द नेचुरल वर्ल्ड हैव कंट्रीब्यूटेड हेavily टू द आउटब्रेक ऑफ स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस। यानी कि देखो हम लोग का क्या काम है, हम लोग बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। पेड़ पौधे देखो कि इतनी तेज़ी से काटते जा रहे हैं। आप देखोगे सारे के सारे जंगल कटते कटते जला देते हैं, काट देते हैं, घर बन रहे हैं, तो उनके कहीं ना तो कहीं तो इफेक्ट पड़ेगा ही। उसका बदला तो प्रकृति लेगी भाई, क्यों नहीं लेगी, ज़रूर लेगी। तो फिर ये सब हमारे काम है जिसकी वजह से यहाँ पे पैंडेमिक, एपिडेमिक, इनसे ये सारी डिजीज़ देखने को मिलती है और खूब तेज़ी से ये फैलती है। तो उसके बाद कहते हैं ये क्या चीज़ आ गई, क्योंकि ये तो भाई अपनी ही गलती है ना। उसके बाद दूसरी चीज़ आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी, एयर पॉल्यूशन का जिक्र करा गया। तो पॉल्यूशन के बारे में आपको पता ही है, मैंने अभी आर्टिकल कवर किया कि पॉल्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा है। खासकर आप देखने को मिलेगा सीवर कैटेगरी में पहुँच चुका है दिल्ली में। तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, केमिकल कॉन्टामिनेशन, ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा देखने को मिलता है। वेस्ट जनरेशन, जो वेस्ट है, कूड़ा कबाड़ है, वो कितना ज़्यादा हम लोग जनरेट कर देते हैं। ये सब कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है एनवायरमेंट को। ओके ना, उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरी चीज़ देखने को मिलेगी कि जहाँ पर क्लाइमेट, हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो है रियलिटी है। क्लाइमेट चेंज आप लोग को देखने को मिल जाता है। ओके, जो फ्रीक्वेंटली बेसिस पे क्लाइमेट चेंज होने लगता है। ओके, तो ये कैसे हो रहा है? ये भी हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सारा खेल क्या है? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। सारे के सारे हमारे काम ऐसे हैं। इंडस्ट्रीज देख लो, इंडस्ट्रीज, कभी आपने स्टील के बारे में सुना हो? स्टील की इंडस्ट्रीज तो पानी का इतना इस्तेमाल करती है, तो उसके बाद स्टील बनती है। या फिर ऐसे उसके बाद भी पॉल्यूशन निकलेगा। अब पॉल्यूशन निकलेगा, सारा पानी में जाएगा, ठीक है। पानी गंदा हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। अब आप देखने को मिलेगा सबका सब क्या सिचुएशन है, पेड़ काटते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब कार्बन एमिशंस हम लोगों को बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है एटमॉस्फेयर में। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें एक तरीके से बर्बाद कर रही हैं। जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये एमिट हो रही हैं एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से काफ़ी सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। तो ये हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहला स्टेप है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। देन यहाँ पर हमारा कोई सॉल्यूशन आ सकता है। ओके, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली गई जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करा। हालांकि आप लोगों को पता होगा, एडिटोरियल में आपको ईजिली समझा देता हूँ, बहुत से बच्चों को मज़ा आता है, पूछते। यहाँ पर बहुत से बच्चे कहते हैं कि एडिटोरियल का सेक्शन पढ़ने में मज़ा आता है। तो फिर बहुत से ये भी कहते हैं कि आप लोग शॉर्ट समझाते हो। तो भाई यहाँ पे कोई मकसद नहीं है। देखो, एडिटोरियल ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा। एडिटोरियल ऐसी चीज़ है, या आप राइटर की व्यू तो लिख नहीं सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। बस आपको एक अपना ओपिनियन बिल्डअप करना पड़ेगा कि हाँ भाई, मैं अपनी सोच बढ़ा सकता हूँ एडिटोरियल पढ़ के। इस राइटर ने क्या बोला है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे, ठीक है। इतना आप कर सकते हो, और लिखना आपको ये खुद ही है। दैट इज़ वाई मैं इतना फोकस करता हूँ, इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता हूँ इस पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझता। बस इसके अंदर क्या है, मैं इसका पूरा का पूरा निचोड़ बता देता हूँ आपको ना। आपको समझ में आ गया क्या है? कोविड-19 और एनवायरनमेंट को रिलेट करा गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता दी। कार्बन एमिशन क्या है, ग्रीन हाउसेस क्या है, ग्रीन हाउसेस के बारे में कल ही मैंने आप लोगों से पूछा था, ठीक है। ऐसी चीज़ पूछता हूँ जो न्यूज़ में हो, ठीक है, आपस में इंटरलिंक हो। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, मैंने कल ही पूछा था आप लोगों से, सभी लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताया है। ओके नाउ, तो इसी ये यहाँ पर वही है कार्बन के बारे में, कार्बन एमिशन वगैरह हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कार्बन एमिशन की वजह से हम लोग को ये सिचुएशन देखने को मिल जाती है नाउ। तो जो ये
कार्बन न्यूट्रलिटी है, ये भी हम लोगों को करना पड़ेगा, यानी कि जो कार्बन एमिशन है इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको पता है कार्बन एमिशन कम करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने स्टेप उठाए। जापान ने, चाइना ने बोला है, चाइना ने बोला कि हम 2050 तक कार्बन एमिशन को ज़ीरो कर देंगे। जापान ने बोला 2030 तक हम कार्बन एमिशन को ज़ीरो कर देंगे। कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जो एनवायरनमेंट के लिए होने लगती है। ओके, नाउ पोस्ट कोविड 19 वर्ल्ड के बारे में बात करें तो पोस्ट कोविड 19 वर्ल्ड में हम लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा भाई अपने एनवायरनमेंट के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर। कार्बन एमिशन को कम करना पड़ेगा, पेड़ पौधे कम काटने हैं भाई, नहीं काटने हैं। ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा हमें फोकस करना पड़ेगा एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि अगर हम प्रकृति को सही रखेंगे तो प्रकृति भी हमें रिटर्न में सही ही देगी, अच्छा ही देगी। अगर भाई प्रकृति के साथ, एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करोगे तो एनवायरनमेंट भी तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। ओके, नाउ कंप्लीटेड दिस आर्टिकल। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये आर्टिकल दिखेगा, एडिटर को लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर ये उनके बारे में बताया गया है, किसके बारे में, सॉरी एक सेकंड, अर्नब गोस्वामी के बारे में बताया गया है। मैंने यहाँ पर इस आर्टिकल को भी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया सुबह 5 बजे वाली वीडियो में। ओके, नाउ यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये देखने को मिलेगा मालदीव्स और इंडिया के रिलेशंस के बारे में। ये भी एक अच्छा आर्टिकल है कि अभी यहाँ पर देखो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला हैं ये विजिट पे गए मालदीव्स में, ताकि जो अपने रिलेशंस है वो और ज़्यादा बायलेटरल रिलेशंस हैं उन्हें और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो उसी के बारे में बोला गया, बायलेटरल रिलेशंस अपने और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। सबसे पहले हम देखेंगे मालदीव्स कहाँ पर है, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पे बिलोंग करता है, कहाँ पे लोकेट करता है। नाउ यू कैन सी इन दिस मैप, यहाँ पे ये हो गया हमारा प्यारा भारत। प्यारा भारत के कंपैरिजन में देखें तो दिस इज़ दी मालदीव, श्रीलंका से इधर आओगे ये हो गया मालदीव। तो मैं बताऊं कि मालदीव और इंडिया के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, शुरुआत से ही देखें तो हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ओके, किस किस सेक्टर में, हर सेक्टर में अच्छे हैं भाई, हर सेक्टर में काफ़ी मदद करता है इंडिया मालदीव्स की। आप लोगों को देखने को मिलेगा कोविड 19 में बहुत हेल्प करी है इंडिया ने। कोविड 19 में हेल्प करने के साथ साथ जब स्टार्ट हुआ था कोविड 19 नया नया आया था तो मिशन सागर के नाम से एक मिशन हुआ था जहाँ के मालदीव्स में काफ़ी सारा सामान पहुँचाया गया था कि वो कोविड 19 से लड़ सके। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे आप लोग को नजर आएगा कि जो एक प्रोटेस्ट होता है, यानी कि एक जो अगेंस्ट है मालदीव में, देखो हर जगह कौन होता है, एक फेवर वाला होता है, एक अगेंस्ट वाला होता है। तो मालदीव में भी एक अगेंस्ट वाला है, वो यामीन कैंप, ये जो है अगेंस्ट में रहता है इंडिया के। बट यहाँ पे हमें फोकस करना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप। तो ये हमने ये चीज़ कवर करी है ना, वो हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। टेलीग्राम पे मैंने आपको यहाँ पे पोस्ट कर दिया है, जो डिटेल में पढ़ने की चीज़ है वो मैं ऑब्वियसली पढ़ाऊँगा ज़रूर। नाउ अगर हम देखें जोग्राफिकल दोनों की लोकेशंस देखें तो मालदीव जो है वो काफ़ी ज़्यादा नियरेस्ट है टू दी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। मैंने आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा ये है मालदीव्स और वो ऊपर है हमारा इंडिया, प्यारा भारत। नाउ यहाँ पे आप लोगों को और चीज़ें देखने को मिलेंगी। मालदीव जो है बेयरली 70 नॉटिकल माइल्स दूर है फ्रॉम मिनिकॉय, एक सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का, वहाँ से जो है 70 नॉटिकल मील दूर है ना। उसके बाद यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट है भाई, बिल्कुल है। हिस्ट्री अगर देखें तो इंडिया और मालदीव जो है शेयर करते हैं एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, कॉमर्शियल लिंक्स तक यहाँ पे जो शेयर करते हैं इंडिया और मालदीव्स मिलकर। इंडिया जो है ऐसा यहाँ पर वॉज अमंग द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके मालदीव्स के इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर इंडिया ऐसा पहला है जिसने मालदीव्स को रिकॉग्नाइज करा था। ओके, एंड लेटर एस्टेब्लिश्ड इट्स मिशन एट मेल। ठीक है, लेटर में क्या करा, बाद में इसे मेल तक बढ़ा दिया गया 1972 में। नाउ उसके बाद काफ़ी सारे ऑपरेशंस वगैरह कंडक्ट कराए गए, काफ़ी सारी असिस्टेंस प्रोवाइड कराई गई हैं मालदीव्स को। ठीक है, मालदीव्स को कहीं परेशानी है मालदीव्स को तो इंडिया पूरी तरह से उसके साथ खड़ा रहा है। हालांकि आप देखोगे कोविड 19 सिचुएशन भी काफ़ी हद तक जो है खड़ा रहा है। उसके साथ साथ इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी है, वो कौन सी है, एक्वेरियन यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको भी याद रखना। और साथ ही साथ मालदीव जो है मेंबर है सार्क का। सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, मालदीव ये मेंबर है सार्क का, तो इसे भी याद रखना। ट्रेड और टूरिज्म के बारे में बात करें तो इंडिया और मालदीव फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है आफ्टर यूएई, चाइना एंड सिंगापुर। यूएई, चाइना और सिंगापुर के बाद ऐसा चौथा, ये आप कह सकते हो जोड़ा कौन सा है, इंडिया और मालदीव्स। इंडिया है ऐसा जो मालदीव से फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, यानी कि इंडिया बहुत कुछ ट्रेड करता है, बहुत कुछ व्यापार करता है मालदीव के साथ। और टूरिज्म के बारे में बात करें तो इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट, कह दो फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है जो कि यहाँ पे मालदीव्स के साथ
टूरिज्म में भी सबसे आगे है। यानी दोनों के रिलेशंस कुल मिला के आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। डिज़ास्टर मैनेज के बारे में बात करें तो पूरी तरह से मालदीव्स की मदद करता है इंडिया। ओके, नाउ उसके बाद अगर हम बात करें कुछ आपको देखने को मिलेगा मालदीव्स के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो इंडिया में आकर पढ़ते हैं। ठीक है, एजुकेशनल की फील्ड में भी इन दोनों के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में आकर जो है मालदीव्स के स्टूडेंट्स वगैरह भी यहाँ पे अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें पढ़ना था कि इन दोनों के रिलेशन किस तरीके से हैं। नाउ इसी के साथ हुआ आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।